हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। सो आई होप यू विल लाइक इट। मेरे आलिशान दफ्तर में हर साल की शुरुआत में एक महाकुंभ होता है। कई दिन चलता है। इसको कहते हैं एनुअल रिव्यू। इसमें बड़े बड़े महारथी गंगा नहाने आते हैं। सब कुछ न कुछ अगले बजट का प्रसाद लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही 8-8 9 घंटे लंबी मीटिंग्स में मुझे नींद की हल्की सी झपकी और कॉफ़ी के अगले कप के बीच अक्सर पुराने दिन याद आ जाते हैं। मोहल्ले की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन से कब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, बस कुछ पता ही नहीं चला। मज़े उसमें भी थे और कुल मिलाकर मज़े इसमें भी हैं। गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब है। दिल्ली में 4 बेडरूम का घर है। सिंगल आदमी हूँ। जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। न जिम्मेदारियाँ, न बीवी का अंकुश, न बच्चों की किचकिच। साल में एक बार छुट्टी पर विदेश जाने के लिए ऑफिस से टिकट्स मिलती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कई कई सालों से मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। हर साल ख़त्म होते होते एचआर वाले ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं कि सर, आपकी छुट्टी फिर लैप्स होने वाली है। मैं ढीठ का ढीठ ठहरा। हर साल अपनी मेहनत से कमाई हुई छुट्टियाँ मैं एक बार फिर से इस नौकरी के महायज्ञ में स्वाहा कर देता हूँ। आजकल कुएं में डूबती हुई छुट्टियों की याद दिलाते हुए फिर से मेल आने लगे हैं, उन्हीं महाअनुभवों के। लेकिन एक और एनुअल रिव्यू के महासागर से जब मैंने उस दिन लंच ब्रेक में सांस लेने के लिए सर निकाला तो लगा इस साल लगता है एचआर वालों की शिकायत दूर हो जाएगी। मेरे दफ्तर में सामने के मेज़ पर एक कार्ड रखा था। अभी अभी ऑर्डिनरी पोस्ट से दूर शहर से आया था। मेरे कॉलेज का रीयूनियन था। कितने साल बाद मुझे मौका मिल रहा था मेरे शहर वापस जाने का और पुराने यारों से मिलने का। मैं फ़ौरन अपनी सेक्रेटरी के कमरे में पहुंचा और उसे कहा, नताशा, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। बोल दो एचआर वालों को वापस जा रहा हूँ अपने कॉलेज। रियूनियन है, मज़ा आएगा बहुत। मैं बहुत एक्साइटेड था। नताशा ने मुझे 1 सेकंड को देखा, शायद पक्का कर रही थी कि मैं कहीं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। फिर फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम किसे फ़ोन कर रही हो। वो बोली, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को। मेरा बॉस छुट्टी पे जो जा रहा है। लग रहा था कि मेरी सेक्रेटरी नताशा मेरी छुट्टी पर जाने से मुझसे कुछ ज़्यादा ही खुश थी। एकदम चिड़िया की जैसे चहक रही थी। मुझसे ज़्यादा जानती है ना वो मेरे बारे में। अब सेक्रेटरी कम, दोस्त ज़्यादा बन चुकी है। अक्सर मैं उससे पुराने दिनों की बातें किया करता था। बिछड़े हुए दोस्तों के बारे में बताता था। वो खासकर एक आदमी में इंटरेस्टेड रहती थी। कॉलेज के दिनों में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड होता था जिसका नाम था सुधाकर जोशी। यूनिवर्सिटी का टॉपर था। उन दिनों ऐसा लगता था कि ज़िंदगी और सपने इसकी दाईं और बाईं जेब में रहते हैं। जो चाहेगा कर लेगा लाइफ में। थोड़ा पोइट टाइप था। गाने गाता था, जगजीत सिंह की नज़में। लड़कियां बड़ी फ़िदा रहती थी उस पर। क्लास की बातूनी लड़कियां उसकी खामोशी की कायल थी। हम सब लोग बस स्टैंड पर खरीदी गई गज़ल की किताबों से चुरा चुरा कर लड़कियों को शेर लिख के भेजते थे। वो कम वक्त फ़ौरन उसी समय लड़कियों पर शेर लिख देता था, बैठे बैठे, जैसे गज़ल छापने की मशीन हो। लड़कियां मधुमक्खी की तरह खींची चली जाती थीं। सुधाकर, मुझ पर भी कुछ लिख दो ना। सुधाकर, तुम मेरे लिए कब गाना लिखोगे। सुधाकर, व्हाट इज़ दिस, तुमने चंदा के लिए गाना लिखा और मेरे लिए नहीं। बड़ा जलते थे यार हम सब लड़के उससे। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, इसीलिए उसका सब कुछ माफ़ था। मैं लंच में सैंडविच खाते खाते ये सोच ही रहा था कि सुधाकर आएगा या नहीं। इतना सोचते ही सोचते बीच में नताशा बोल पड़ी, वहाँ सुधाकर आएगा या नहीं। मैंने नताशा से मजाक में गुस्सा दिखाते हुए कहा, ये सुधाकर आज भी मेरी नाक के नीचे से लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है। हाँ, मैं जानना चाहता था कहाँ होगा मेरा दोस्त, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा।
वो तो प्लेबैक सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ बन गया होगा। ज़रूर बॉम्बे में रहता होगा। इतने साल से कोई खबर नहीं। फेसबुक पर ढूंढा, मिला नहीं। फिर मैंने सोचा भूले बिसरे फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ। दिल्ली से मेरे शहर की फ़्लाइट 2 घंटे की थी। नताशा ने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट की टिकट करवाई थी। मैंने सोचा था थोड़ी सी नींद निकाल लूँगा, लेकिन सो नहीं पाया। फ़्लाइट में बैठे बैठे सारे भूले हुए चेहरे याद कर रहा था। कैसा होगा वो दुबला पतला बलबीर, जिसे देखकर हम सब कहते थे कि जैसे हैंगर पर कमीज़ टंगी हो। कैसा होगा वो गबरू पहलवान आकाश सिंह, जिसका वक्त कॉपी किताबें उठाने में कम और डंबल उठाने में ज़्यादा निकलता था। कैसी होगी वो ऋचा की बच्ची जो नेता बनना चाहती थी। मैंने खुद पर थोड़ी सी निगाह डाली। क्या मैं ज़्यादा मोटा हो गया हूँ? नहीं यार, थोड़ा सा ही तो है। और कौन सा वो लोग ब्यूटी क्वीन होंगे। हाँ, ब्यूटी क्वीन से याद आया, वो होगी क्या वहाँ? ऋचा अवस्थी। माय गॉड, उसके सामने तो फिल्म की हीरोइनें भी पानी पिए। ख्याल गाथा फिर से जल पड़ी थी। चेहरे, लम्हे, दिन, मौसम, गलियाँ, रातें, सब कुछ। एयरपोर्ट से निकला तो देखा सब कुछ बदल चुका था। छोटा शहर थोड़ा बड़ा हो गया था। यहाँ डिज़ाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ। यहाँ पिज़्ज़ा मिलने लगा था और डिज़ाइनर कपड़े भी। महंगी गाड़ियाँ ज़ोरों शोरों से सड़क पे चल रही थी, लेकिन सड़कें अभी भी वही थी। जैसे ये शहर कह रहा हो, सड़कें पतली है तो क्या, दिल बड़ा होना चाहिए। जहाँ कभी भैया और भाभी की दुकान का बोर्ड लगाकर अग्रवाल जी सारे शहर को साड़ियाँ बेचा करते थे, वहाँ एक 5 मंजिल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा था। जहाँ गर्म गर्म जलेबियाँ मिला करती थी, वहाँ फास्ट फूड कॉर्नर था। दिल फेंक लड़के अभी भी वैसे ही चौराहे पर लड़कियों का इंतज़ार कर रहे थे। बस उनके पास अब हमारी तरह साइकिल नहीं, नई नई बाइक्स और 10-10 लाख रुपए की गाड़ियाँ थी। मैं होटल पहुँचा, जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े चेंज किए और नीचे पहुँचा जहाँ मेरे कॉलेज का रीयूनियन था। एक छोटा सा म्यूज़िकल परफॉर्मेंस चल रहा था। उसके बाद डिनर और रात भर गेम्स, हंसी और मस्ती। हॉल में धीरे धीरे दाखिल हुआ। लोग खूब मज़े ले लेके साथ साथ गा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। और वो दूर वहीं था, लड़कियों के दिलों का डकैत। स्टेज पर कॉलेज के दिनों का मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधाकर जोशी गिटार बजा रहा था और गाना गा रहा था। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। मज़ेदार होते हैं ज़िंदगी के दाव पेच। देखो ना, मैं खड़ा था यहाँ अपने 150 बिछड़े हुए यारों के बीच और सोच रहा था कि कितनी मनमानी करती है ये जुड़वा बहनें। ज़िंदगी और किस्मत, रास्तों और मंजिलों का, सपनों और हकीकतों का जो पेचीदा और अक्सर तकलीफ़ भरा सा रिश्ता होता है, उसे अगर समझना हो तो ऐसी ही किसी जगह आ जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी के रीयूनियन में सबने सपने देखे, राहें चुनी, भटके, लड़खड़ाए और गिरे भी। फिर भी कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि राहें बदल गई। किसी का एस्ट्रोनॉमर बनकर तारों को देखने का सपना था, लेकिन सिर्फ बैंक का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए तो अब मैनेजर हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, पर पैसे देकर सीट नहीं खरीद पाया किसी मेडिकल कॉलेज में। ना ही कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाया तो किसी कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर ली। कोई अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, जिसके बारे में लोग हंसकर कहते थे, इस चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता है, लेकिन वो आज कपड़ों का व्यापारी है। कुछ के सपने पूरे हुए, लेकिन आधे रास्ते जाकर दिल ने ईमानदारी से कहा, यार ये तो तुम्हारा असली रास्ता नहीं है। मैं एक एक चेहरे को देख रहा था और उस चेहरे की कहानी सोच रहा था। कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर हम वापस आए थे यहाँ, जहाँ हमारी ज़िंदगी की कहानी शुरू हुई थी। जब साथ थे तो ना कोई अमीर था ना गरीब। साथ बैठकर कैंटीन में चाय पीते थे और समोसे खाते थे। लेकिन अब हमारे आगे हमारे विजिटिंग कार्ड्स चल रहे थे। हमारी गाड़ियाँ, हमारा महंगा सूट,
हमारी विदेशी घड़ी, ये साइन बोर्ड लगे थे। परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, तालियां बजने लगी और फिर लोग खाने की ओर कूद पड़े। मैं भीड़ को चीरता हुआ अपने यार की ओर चला, पीछे से उसके कंधे पर हाथ थपथपाया। उसने 2 सेकंड लगाए मुझे पहचानने में और फिर बोला, अबे तू तू तो कहता था कि तुझे दाढ़ी पसंद नहीं है। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, और तूने कहा था कि तुझे तोंद पसंद नहीं है। हमने हंसकर एक दूसरे को ज़ोर से गले लगा लिया। सुधाकर बोला, तू कहाँ है आजकल? सुना है बड़ी टॉप चीज़ बन गया है तू। मैंने उसे बताया, दिल्ली में कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मल्टीनेशनल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और तू बता, बॉम्बे में है? नहीं यार, मैं तो यहीं रहता हूँ, एक दुकान खोल ली है छोटी सी स्टेशनरी की। मैं अचानक ऐसे चुप हो गया जैसे मातम हो। मैंने उससे पूछा, यार तू तो क्या क्या करने वाला था लाइफ में? सुधाकर पलटा और धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। शाम का रंग अचानक मेरे लिए बदल गया था। ये महफिल जिसमें आने के लिए मैं इतना बेताब था, उस महफिल में मैं अचानक अपने आप को अलग थलग, आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगा था। हमारी यूनिवर्सिटी का स्टार, जिसके बारे में सब सोचते थे कि वो दिल्ली, मुंबई या लंदन, न्यूयॉर्क कहीं जाकर दुनिया को फतेह करेगा, जिसका हम सब में सबसे अच्छा करियर होगा, वो सुधाकर महज एक स्टेशनरी की दुकान चला रहा था। किस्मत का इतना बड़ा खेल। मैं बाकी की शाम रीयूनियन डिनर पर सुधाकर से दूर ही रहा। उसने भी मुझसे नज़रें नहीं मिलाई, शायद बहुत नाराज़ था। और लोग आकर मिलते रहे, मेरी सफल ज़िंदगी के लिए मुझे शाबाशी देते रहे, और शायद मन ही मन रंज करते रहे। दूर से मुझे देखकर सफारी सूट में अपनी तोंद सजाए एक आदमी आया और मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, ओए तू बलबीर, तू तो हैंगर पर टंगी कमीज़ हुआ करता था, तो ये क्या हो गया? बलबीर बोला, यार 5 हट्टी कट्टी मिल गई तो खुद को थोड़ा सा मैचिंग बनाना पड़ा। थोड़ी देर मैं बार के पास खड़ा हुआ और वहाँ मुझे मिला वो पुराना गबरू पहलवान आकाश सिंह, जिसका वक्त किताबें उठाने में कम और डंबल उठाने में ज़्यादा निकलता था। किसी ठीक ठाक होटल में मैनेजर है आजकल। और वो पागल ऋचा, वो एक्चुअली में नेता बनना चाहती थी और थोड़ा थोड़ा बन भी गई है। अभी अभी उसे एमएलए के चुनाव का टिकट मिला है। ये सब पुराने दोस्त मिले जिन्हें मैं जाने कब से ढूंढ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुशी आधी आधी लग रही थी। दिमाग में सिर्फ सुधाकर घूम रहा था। मैंने ऋचा से कहा, बेचारे सुधाकर का सुना, लाइफ बेकार हो गई है यार उसकी। ऋचा ने कहा, लो सुधाकर ही आ गया। जिस गर्मजोशी से वो मुझे मिला था वो कहीं गुम थी। वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ। मैंने उससे कहा, यार मैं तब से यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने अपनी लाइफ के साथ ये क्या किया। तू हम सब में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था। तुझे ये स्टेशनरी की ही दुकान मिली थी खोलने के लिए। तू दिल्ली आ यार, मेरे साथ रुक 2 महीने, मैं दिलाता हूँ तुझे एक अच्छी सी नौकरी। 1-2 प्रोड्यूसर्स को भी जानता हूँ मैं, जो मुंबई में फिल्में बनाते हैं। म्यूज़िक में हाथ पैर मार, मुझसे जो भी बन सकेगा मैं तेरे लिए ज़रूर करूँगा। सुधाकर ने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला, कब तक है तू यहाँ? मैंने कहा, कल दोपहर की फ़्लाइट है। उसने मुझे कहा, कल सुबह मेरी दुकान पर आ जाना, पोस्ट ऑफिस के बगल में है, हम वहाँ बात करते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। अगली सुबह मैं तैयार होकर 9 बजे ही मार्केट पहुँच गया। सुधाकर की दुकान ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पोस्ट ऑफिस देखकर यादें ताज़ा हो गई। यहीं मैं और सुधाकर अक्सर आते थे, जब वो दिल्ली और मुंबई में मैगज़ीन्स के दफ्तरों में अपनी कविताएं और कहानियां छापने के लिए भेजता था। यहीं हम 1.5 रुपये का टिकट लेने के लिए लाइन में लगते थे, फिर बाहर चाय पीते थे और मैं उसे कहता था, यार कभी तुझे बुकर प्राइज़ मिलेगा तो इसी पोस्ट ऑफिस में अनाउंसमेंट की चिट्ठी आएगी। सपनों के उस आलीशान महल में
उस 100 साल पुराने पोस्ट ऑफिस के बगल में आज एक नाकामी की झोपड़ी खड़ी थी, जो थी सुधाकर की स्टेशनरी की दुकान। सुधाकर ने मेरे लिए जलेबियाँ मंगा रखी थी। मेरे सामने कागज़ का एक पैकेट खोलकर बोला, लगता है काफ़ी दया आ गई है तुझे मुझ पर। सच कहूँ तो मुझे सुधाकर के ऊपर सचमुच में दया आ रही थी, लेकिन मैंने कहा, दया नहीं यार, हाँ तकलीफ़ तो होती है। इस पर उसने मुझसे कहा, इस बच्चे को देख रहा है जो अभी अभी नोटबुक और पेन लेकर गया है? ये एक रिक्शे वाले का बेटा है। उसके बाप की शराब ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। माँ घरों में बर्तन मांजती है। इसकी और मेरी एक शर्त लगी है, अगर ये अपनी क्लास में पहली 5 पोजीशंस में से एक लाएगा तो नोटबुक और पेन मैं इसे फ्री दूंगा। पिछले 3 महीने से मेरी लॉटरी खुली हुई है। मैं लगातार शर्त हार रहा हूँ। वो सड़क के पार बूढ़े अंकल को देख रहे हो, जो ऊन वाली दुकान के सामने बैठे बैठे धूप सेक रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। ये समझ लो कि ये मेरे गोद लिए हुए बेटे हैं। आजकल अंग्रेज़ी सीख रहे हैं मुझसे। रोज़ मुझसे स्पेलिंग ठीक करवाने आते हैं। अगले हफ्ते से मुझसे चॉपस्टिक से खाना खाना सीखना चाहते हैं। जब मेरे साथ शाम को कैरम में हारते हैं तो हंस के कहते हैं वेल डन। इस छोटे से बाज़ार में हम सब एक दूसरे को जानते हैं। सुबह आता हूँ तो सबको दुआ सलाम करता हूँ। होली दिवाली साथ मनाते हैं। पड़ोस के वर्मा अंकल के घर की शादी में हलवाई का असिस्टेंट मैं ही बना था। रात को सारे परिवार के साथ खाना खाता हूँ। मेरे माँ बाप खुश हैं, आँखों के सामने हैं। इस सुकून के साथ उन्हें रोज़ गुड नाइट कहता हूँ। अपने बेटे को परियों की कहानियाँ सुनाता हूँ और फिर जब आधी नींद में होता हूँ और बीवी ऑर्डर देती है कि उसे जन्मदिन पर सिल्क की साड़ी चाहिए तो अनसुना करते हुए सोने का नाटक करता हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास। ना घर छोड़कर दूर जाना पड़ा, ना ही किसी बड़े से शहर के छोटे से घर में आधी अधूरी ज़िंदगी जीनी पड़ी। ना स्ट्रेस की दवाइयाँ खाता हूँ, ना ईएमआई की जंजीरों में बंधा चलता हूँ। मैं जिनसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं। तुम बताओ, तुम्हारे पास इनमें से क्या है? मैं जैसे शर्म के पत्थर से बना हुआ बुत बन गया था, बस ज़मीन की ओर देखता रहा। सुधाकर ने जलेबी की प्लेट मेरी ओर खिसकाते हुए कहा, मुझ पर दया मत करना, क्योंकि हम दोनों के बीच अगर कोई बेचारा है तो वो तुम हो, मैं नहीं। 4 कस्टमर आके चले गए। मैं चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार बोला, सुधाकर, आई एम सॉरी। मैं अपनी सफल ज़िंदगी को, अपने रोशनी भरे शहर को, अपनी नकली खुशियों को असली समझ बैठा था। तेरा वो कॉलेज वाला दोस्त कहीं खो गया था। सुधाकर ने काउंटर का दरवाज़ा खोला और मुझे गले लगा लिया और उसने मुझसे कहा, चल नई शुरुआत करते हैं। तू जा अपने शहर, आ रहा हूँ मैं फेसबुक पर। और सुन, मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दियो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।